हेलो लक्ष्य वालो, क्या हालचाल बंधु। भैया पहले बता रहा हूं मैं, 3 घंटे का लेक्चर का अप्रोक्सीमेट देख के पैनिक बिल्कुल मत होना, पहले मेरी बात सुन लेना पूरी। ठीक है ना। यस, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, मैं कल रात से लगा हुआ हूं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, और इसके पीछे कुछ वजह है, वो वजह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज के इस पार्ट में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो 2 पार्ट थे, एक प्रिज्म और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। प्रिज्म मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये समय लगता है इसको 1 से 1.25 घंटा के आसपास, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें उठा लिए तो जानता है थोड़े क्वेश्चन मैं ज्यादा उठा लेता हूं, तो ये तकरीबन 1.5 घंटे में हमारा प्रिज्म कवर हुआ, 1 घंटे 20 मिनट के आसपास ये प्रिज्म कवर हुआ। फिर अगला पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये पार्ट आपका जेई मेंस का है, ओनली इन जेई मेंस, नॉट इन एडवांस। ठीक है, ये जेईई मेंस का है। इसमें हम 3 चीजें पढ़ते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये आमतौर पर 30-30 मिनट या 20-20 मिनट लेते हैं, अक्सर 25-25 मिनट लेते हैं। अगर प्रॉपर क्वेश्चन करोगे, ज्यादा सवाल करोगे तो 30-30 मिनट लगेंगे, वैसे 20-20 मिनट के होते हैं। तो जब मैंने इसको पूरी रिकॉर्डिंग करी तो भाई साहब ये 1.5 घंटा इसमें लगा है और 30-30 मिनट में जो है 1 घंटा इसमें लग गया, तो 1.5 घंटा और 2 घंटा जोड़ के 2.5 घंटे के अप्रोक्सीमेट लेक्चर ये बनना था, 2 घंटे 20 मिनट का बनना था। सही बात तो ये जो मेरी कैलकुलेशन थी। अब उसमें मैंने थोड़े से क्वेश्चन और ज्यादा उठा लिए, जब तू लेक्चर देखेगा पूरा देन यू विल रियलाइज कि आपने अच्छा किया क्वेश्चन उठा लिए। लॉन्ग टर्म के बारे में अगर अपन सोचे तो उस वजह से ये इतना पोर्शन ना हमारा 2.5 घंटे में कवर हुआ। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं 2.5 घंटे में लेक्चर को ड्रॉप कर दूं और हमारा टेलीस्कोप बच जाता, जो मैं आपको अलग से बाद में कराता। लेकिन बात से अलग कराने का एक ड्रॉबैक होता, वो ड्रॉबैक ये होता कि तुझे अगर केवल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है तो तुझे फिर ढूंढने में दिक्कत होती। तुझे लगता है एक वीडियो यहाँ है, दूसरी वीडियो पता नहीं कहां पर है, फिर अगला मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लाइव में कराता, नेक्स्ट क्लास हमारी लाइव होगी कल की। ठीक है, तो फिर इन दैट केस फिर पता नहीं कि तू वो फ्लो बनता नहीं बनता। अभी मैं था रिकॉर्डेड फुल मोड में था, तो मैंने सोचा कि भाई मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, आप ये लेक्चर चाहे 2 घंटे का देखो, जितना आपकी चॉइस आप उतना देखो। आप चाहो तो केवल प्रिज्म का देख लो सुकून से 1.5 घंटा। ठीक है, किसी बच्चे की अच्छी कैपेसिटी है तो अगले आधे घंटे में सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट कर लो, किसी बच्चे की और अच्छी कैपेसिटी है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख के छोड़ देना। क्लियर है सर? राइट, टेलीस्कोप ये बाद में देख लेना, कल देख लेना, परसों देख लेना, 8 दिन के बाद देख लेना, 10 दिन के बाद देख लेना। यहां मेरा मेन मोटिव बस केवल ये था, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा मेन मोटिव ये नहीं था कि भागा भागा सिलेबस करा दूं, ज्यादा लंबा लेक्चर दे दूं। तू जानता है मैंने बहुत कम लेक्चर दिए हैं, जो 3 घंटे के आसपास कोई दिया ही नहीं है। ठीक है ना, हमेशा मेरे लेक्चर जो है 2.25 घंटे के रहे हैं, तो कोई सा भी लेक्चर कैलकुलेट कर ले, बस बीस्ट मोड वाले लेक्चर एक दो भूल जा तो ठीक। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि तेरे को एक जगह ही वीडियो मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इन तीनों के फॉर्मूले कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों के फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए अगर ये कंप्लीट पैकेज मिलता है तो बच्चों को परफेक्टली क्लियर हो जाता है सारा एक साथ। बच्चा फॉर्मूला रिलेट भी कर लेता है और इसमें इन दोनों की वर्किंग भी काफी सिमिलर है, तो वर्किंग भी सिमिलर है, फॉर्मूले भी एक जैसे हैं और तरीका भी एक जैसा है, तो इसलिए और मिक्स करके सवाल करने में थोड़ा मजा आता है कि एक कंपाउंड का कर लिया फिर टेलीस्कोप का कर लिया, तो इस वजह से इसमें मेरे हमारे मतलब 1.5 घंटे चले गए। क्लियर है? तो प्लीज आप ये मत सोचना सर इतना लंबा लेक्चर क्यों दे दिया आपने, छोटा सा ही लेक्चर है, जब लंबा छोड़ा नहीं है, 2-2.5 घंटे का लेक्चर है। टेलीस्कोप अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप कल कर लीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है बंधु? ठीक है, और दूसरी खुशी वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद हमारा ऑप्टिक्स का 98% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आज। बचा कुछ है जो थोड़ा बहुत बच रहा है वो हमारा कल होगा। कल की क्लास हमारी लाइव होगी, लाइव क्लास लेंगे कल की क्लास अपन, और लाइव में जो छोटे छोटे बच गए ऑप्टिक्स के वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आगे कैसे प्लानिंग करनी है ये हम कल डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि कल, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन प्रोबेबली डिपेंड्स ऑन द कल की क्लास, ये हो सकता है कल की क्लास में हम पूरा एंटायर सिलेबस जेईई मेंस का कंप्लीट कर लें, और जेईई मेंस के सिलेबस के कंप्लीट के बाद बस मेरे को 2 या 3 लेक्चर और चाहिए एडवांस के उन सेलेक्टेड आर्टिकल्स को कराने के लिए, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, रेडियो एक्टिविटी हो गया, ठीक है, या इसमें जो है डिस्पर्सन हो गया, ये सब आधे आधे घंटे के चैप्टर्स हैं सारे के सारे। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो, मुझे 2 लेक्चर और चाहिए, तो वो एडवांस के, वो तो तू कभी भी देख सकता है, तू चाहे दिसंबर में देख, जनवरी में देख, फरवरी में देख, मार्च में देख, अप्रैल में देख, बहुत टाइम उसके लिए तो। लेकिन अभी के लिए मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है, ऐसी मुझे फील आ रही है कि कल की क्लास में हम अपना जो है जेईई मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, और फिर सारी प्लानिंग कल ही मैं लाइव क्लास में तेरे सामने डिस्कस करूंगा कि आगे कैसे चलना है। क्लियर है बंधु? तो इस सेशन को भरपूर मजेदार तरीके से देखिएगा, शानदार तरीके से देखिएगा। तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में, जब मैंने आपको कभी कोई रिकॉर्डेड दिया है तुमने उसको लाइव की तरीके से देखा है, आज भी आपको यही करना है, बस अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा कि तू सारा देख, यहां मेरा मोटिव यही था कि एक कंप्लीट पैकेज तुझे मिल जाए, तू चाहे तो तू छोड़ दे, तू केवल प्रिज्म में देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तू प्रिज्म देखना और नीचे कमेंट करके निकल जाना सर मैंने प्रिज्म कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तेरा मन करे आज से 15 दिन के बाद बोले सर अब मैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना चाहता हूं, तो सीधा एक ही वीडियो में तेरे को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। सच्ची बात क्या होगी है ना, सच्ची बात क्या होगी कि एक ही वीडियो में तेरे को पूरा कंप्लीट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जा रहा है। तो या तो मैं ये 1.5 घंटा और ये 1.5 घंटे के 2 लेक्चर भेजूं, ठीक है, तो या फिर मैंने सोचा दोनों को कंबाइन करके मर्ज करके भेज दूं। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज आई होप मेरी कंडीशन या जो मैंने सोचा वो आप समझ रहे होंगे, और ये आपके बेटर के लिए, आपके फायदे के लिए, इसका फायदा तुझे मिलेगा 8-10-15 दिन के बाद, जब कभी तेरे को रिवाइज करना होगा पूरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक साथ, एक ही जगह, बहुत सारे सवालों के साथ, तो फटाक से ही आ जाएगा और 1.5 घंटे में तेरा मस्त रिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भैया शुरू करते हैं हम अपना अगला आर्टिकल, जिसका नाम है भाई साहब प्रिज्म। प्रिज्म हेडिंग डाल लो भैया, प्रिज्म। तो क्या होता है प्रिज्म? मैं सीधा लाके दिखा देता हूं, ये होता है प्रिज्म। ठीक है, देख 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 गौर से देख ले, देख देख, ये होता है प्रिज्म, ये प्रिज्म है। ठीक, लाइक दिस, लाइक दिस। आसान मारिए, ये प्रिज्म होता है। मतलब इसका फ्रंट व्यू अगर मैं तुझे यहां पर बना के दिखाऊं, इस जगह पे बना के दिखाऊं, तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसका शेप होता है भाई साहब ऐसा। इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब प्रिज्म। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ठीक है, मतलब समझ रहा है ना, तू मेरी ड्राइंग जानता है बहुत ही खतरनाक है, तो इसी से समझ ले। ठीक है, दिस इज द प्रिज्म। अब मैं इस प्रिज्म का केवल फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं, तो तुझे केवल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, कायदे में ट्रायंगल भली है लेकिन अंदर तक मटेरियल भरा हुआ है, अंदर तक मीडियम भरा पड़ा है। ठीक, सपोज ये ग्लास से बना हुआ है, तो ग्लास का कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, हो सकता है कोई दूसरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो, तो मैं अगर बोलूं कि प्रिज्म के अंदर जो मीडियम भरा पड़ा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सपोज म्यू। क्लियर है? प्रिज्म सीरियसली बता रहा हूं मैं, बहुत ही मजेदार आर्टिकल है, इसमें बस केवल 2-3-4 बातें ही याद रखने की होती हैं बस, उसके अलावा सवालों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। ठीक है, क्या 3-4 बातें हैं, ध्यान से देखना। बोले सर ये प्रिज्म है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब प्रिज्म है, ये लो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। बोले मान लो मैंने इस पर लाइट इंसिडेंट करी यहां से, इस तरफ से,
ये लो भैया जी, ओके, लाइट इंसिडेंट करिए। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेंगे तो अब ये लाइट, सपोज मैं ऐसा बोल दूं भाई साहब, इधर कौन है, एयर, और इधर भी कौन है, एग्जांपल के तौर पे एयर। मान लो उधर कोई मीडियम होता तो फिर उसको बाद में डील करेंगे। तो सर जैसे ही मैंने यहाँ से लाइट को ऐसे इंसिडेंट किया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा नॉर्मल। लाइट जा रही है रेयर से डेंसर मीडियम, ऑब्वियसली इधर एयर है, इधर रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स म्यू है। रेयर से मीडियम मतलब टुवार्ड्स द नॉर्मल, डेंसर एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से मीडियम मतलब टुवार्ड्स द नॉर्मल। मतलब जो लाइट आपने यहाँ से भेजी है वो क्या होगी मेरे भाई, वो मुड़ जाएगी किधर, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे। ओके ठीक है सर जी, ऐसे मुड़ गई। ठीक सर, ऐसे ही क्यों मुड़ी सर, क्या ये इसके पैरेलल है क्या? मैंने कहा कोई जरूरी नहीं पैरेलल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पैरेलल हो, ठीक है। बस ऐसे ही मैंने एक रफ डायग्राम बना दिया, प्यारा प्यारा साफ सुथरा सा डायग्राम बना दिया। बेसिकली लाइट इसके पैरेलल होगी ना होगी वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि म्यू कितना है, क्योंकि जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तभी उसके बाद ही तो हम ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि अगर ये एंगल आई है और सपोज मैं कह दूं ये एंगल आर है, तो म्यू 1 sin i बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, म्यू 2 sin r हो जाएगा। तो उसके बाद आप म्यू दे दो, तो उसके बाद म्यू 1 sin i बराबर म्यू 2 sin r अगर हम रखेंगे, उसके बाद ही हम ये पता लगा पाएंगे कि लाइट रे बेस के पैरेलल होगी या नहीं होगी। आ रही बात समझ? या फिर अगर मैं ऐसा बोल दूं, मान लो बेस ऐसा आड़ा टेढ़ा होता है इस प्रकार का, सपोज, ठीक, इस प्रकार का प्रिज्म होता। तो अब तो ये लाइट, अब तो जो रे है वो इसके पैरेलल, बेस के पैरेलल नहीं रही, ठीक। तो इसका मतलब अपने दिमाग में बिल्कुल मत रखना कि लाइट बेस के पैरेलल है। वो अलग बात है कि भाई साहब हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे कि आपको बेस के पैरेलल दिख सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बेस के पैरेलल हो। बेस के पैरेलल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। किस केसेस में बेस के पैरेलल होगी ये देखेंगे हम बाद में, ठीक है सर, ओके। तो सर यहां से लाइटों को हमने यहां से भेजा, मैंने कहा ठीक है, ओके, ये है इस पे नॉर्मल, ठीक है भाई साहब। अब जैसी लाइट यहां पहुंची तो फिर से मीडियम चेंज हो गया, क्यों? बोले यहां का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स जो भाई साहब म्यू, ये रहा भाई साहब म्यू, इसको मैं म्यू से दिखा देता हूं। यहां का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है म्यू। अब लाइट रे जाना तो चाहिए ऐसा सीधा, ये देखो लाइट बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाहिए फटाक से ऐसे, लेकिन यहां पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, क्यों? यहां पर है म्यू और यहां पर है एयर। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको ऐसे घुमा के दिखा दूं थोड़ा सा, आई होप अब आप देख सकते हो यहां से कि सर ये ऐसा हो गया जैसे कि रिफ्रैक्टिंग सर मीडियम हो गया ऐसा, ये जा रहा था लाइट ऐसे जा रही थी, सीधा जाना चाह रही थी, ये नॉर्मल हो जाएगा, फटाक से लाइट उस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक। तो अगर मैं यहां पे नॉर्मल खींचूं, मैं आपसे बोलूं भैया मान लो यहां का नॉर्मल ये है, इस जगह का नॉर्मल सपोज ये है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम? इसका मतलब लाइट जा रही है कहां से कहां, सर डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसका मतलब सर जी जाना तो चाह रही थी वो ऐसे, लेकिन चली जाएगी वो ऐसे। तो प्रिज्म पे अगर मैंने ऐसा सिंगल लाइट रे भेजी तो इस प्रकार का हमको यहां पर रे डायग्राम हमको देखने के लिए मिला। मैं इसको इसकी शक्ल स्वरूप में वापस लेके आ जाता हूं। सर इस प्रकार का हमको रे डायग्राम देखने के मिला कि लाइट को अगर सपोज किसी रे को मैं ऐसे भेजूं, गया टिंग 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 टिंग, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मुड़ गई भाई साहब। उसके बाद फिर से जाना तो सीधी जा रही थी, लेकिन उसके बाद अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इस प्रकार से मुड़ के बाहर निकल गई। हमारी बात समझ? तो हमको यही बिहेवियर पढ़ना है इसका पूरा, इसके अंदर की मैथ्स देखनी है, ठीक है, इसके अंदर की मैथमेटिक्स देखनी है, कैसे स्नेल्स लॉ लगाना है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, यही चीज देखनी है। तो सबसे पहले समझने के लिए यहां पर हमें एक टर्म समझना पड़ता है जिसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है सर जी। तो लाइट मैंने इधर से फेंक के मारी और लाइट इधर से निकली, ठीक, ओके, इधर से लाइट फेंक के मारी और लाइट क्या भाई साहब इधर से निकली। तो जिन दो, ध्यान से समझना, जिन दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसमें आपने इंसिडेंट रे गिराई, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे रे बाहर फाइनली बाहर निकली, इनके बीच का जो एंगल होता है, सपोज ये एंगल कह दूं मैं ए, तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। पास मारी, मतलब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज लाइट रे को मैंने ऐसे भेजा, ये अंदर गुड़ 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 ऐसे हुई और ऐसे निकल गई, तो इसको मैं बोल दूंगा भाई साहब ये हमारा ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और तो किसी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म बदल सकता है, मतलब सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने ऐसा केस लूं, ध्यान से समझना, मैं ऐसा कहता हूं भाई साहब ये एंगल है सपोज 60 डिग्री, ये एंगल है सपोज 70 डिग्री, ठीक है, ये एंगल है सपोज 50 डिग्री, ठीक है सर। मैंने 3 केसेस लिए, प्लीज ध्यान से देखना, 3 केसेस लिए। सपोज मैंने पहला केस तो मैंने ये लिया, ये ले 3 केस लिए। पहला केस मैंने ये लिया कि सर मैंने लाइट रे को ऐसे यहां फेंक के मारा, इस प्रकार से लाइट रे प्रिज्म के अंदर घुसी, सपोज ऐसे हुई और फिर वो ऐसे निकल गई। तो लाइट रे इस सरफेस पे इंसिडेंट की गई है और इस रिफ्लेक्टिव सरफेस से बाहर निकली है, तो इसके लिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा 70 डिग्री। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसे बोले कि सर हमने तो लाइट इस पे ऐसे गिराई और उसके बाद लाइट ऐसे मुड़ गई और यहां से लाइट कुछ ऐसे निकल गई, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपने लाइट गिराई है और यहां से बाहर निकली है, तो इसका मतलब जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट गिराई हो और जिससे बाहर निकली है, तो उसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 50 डिग्री। अक्सर बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म की डेफिनेशन नहीं पड़ी, हमने डिफाइन किया, लॉजिक नहीं है, ये मत कहना सर लॉजिक क्या है इसका, ये लॉजिक कुछ भी नहीं, हमने इसको डिफाइन कर दिया। मैथमेटिक्स में इसकी जरूरत पड़ी थी तो हमने इसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोल दिया, ठीक है सर जी। उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रे को आपने यहां से ऐसे भेजा हो, उसके बाद लाइट रे कुछ ऐसे मुड़ गई हो और फिर लाइट रे कुछ ऐसे निकल गई हो, तो इस केस के लिए हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा कि लाइट कैसे कहां कैसे जा रही है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, अगर सपोज ये प्रिज्म था, ठीक है, और मेरे पास ये सपोज लेजर लाइट है, अभी लाइट है तो शायद आपको दिखेगी नहीं, ये देख, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे फेंक के मारूं, ऐसे लाइट को ऐसे ऐसे गिराऊं, तो आई होप अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि रोशनी बहुत ज्यादा है। तो लाइट अगर यहां से गई, इस सरफेस पे अंदर गई और यहां से बाहर निकली, तो ये ऊपर वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसको हम लोग बोल देंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है सर जी, ओके, ठीक है सर। तो पूरा जो प्रिज्म है, सबसे पहले तो आप समझो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। पूरे प्रिज्म में अगर आपको प्रिज्म में एकदम माहिरत हासिल करनी है तो आपको 3 हथियार कैच करने पड़ेंगे। वो कौन से 3 हथियार है? वो पहले तीनों हथियार मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ध्यान से समझना। पहला हथियार, बोले पहला हथियार ये कहता है कि आप स्नेल्स लॉ लगाना सीखो दोनों सरफेस पर। बोले दोनों सरफेस का मतलब, मैंने कहा दोनों सरफेस का मतलब हो गया यहां पे कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है दोस्त? बोलेगा सर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं डायग्राम को, ध्यान से देखना। तो मैं अगर ऐसा बोलूं क्या, बोले सर लाइट रे ऐसे आई, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ऐसे मुड़ी और ऐसे निकल गई, तो यहां का नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे नॉर्मल ऐसे बना देता हूं। ये ले, नॉर्मल की फील आनी चाहिए भाई साहब पूरी, दोनों के नॉर्मल की फील आनी चाहिए। ये ले सर, यहां का नॉर्मल ऐसे और यहां का नॉर्मल ऐसे,
ये दोनों नॉर्मल हो गए। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया इस जगह का, ये वाला नॉर्मल इस जगह का और ये वाला नॉर्मल इस जगह का। ठीक ठीक है सर, ये सफेद वाले नॉर्मल हो गए। अगर मैं इसको दिखाऊं तो सफेद रंग से जो मैं दिखा रहा हूं ना नॉर्मल हो गया, लाइट इधर जाना चाह रही थी, ये फाइनली इधर शिफ्ट हो गई। ये कहानी। ठीक ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, है ना, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि जगह कम है। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि सर स्नेल्स लॉ लगाते कैसे हैं। मतलब स्नेल्स लॉ बेसिकली ऐसे समझो जैसे कि आप बिना वेक्टर की मैकेनिक्स में घुस गए, आपको वेक्टर आता नहीं, मैकेनिक्स के अंदर घुस गए। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर स्नेल्स लॉ है। तो पहले आपको स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए दोनों सरफेस पे, और देखो कितना आराम से लिख सकते हैं यहां पर स्नेल्स लॉ। देखो कितना प्यारा है। बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर ये एंगल आई है, ठीक, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सपोज ये वाला एंगल मैं कह दूं R1 है, तो क्या मैं स्नेल्स लॉ अगर लगाऊंगा, पहला हथियार होता है सर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्नेल्स लॉ लगाना। क्या मैं ऐसा लिख दूं 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है भैया। स्नेल्स लॉ लगाना इतना तो आपको आना चाहिए और आना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। म्यू 1 sin म्यू 2 sin r सब 1 क्यों लिखा, क्योंकि एयर था तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। उसी प्रकार से यहां का स्नेल्स लॉ आपको लगाना आना चाहिए। अगर मैं इसको जूम करूं तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसको जूम करूं, मान लो ये वाला एंगल सपोज इसको मैं कह देता हूं R2 है, सपोज दिस एंगल इज R2। ठीक ठीक है सर, और यहां का नॉर्मल कौन है, बोले ये यहां का नॉर्मल है। तो सपोज सर ये क्या है, मैंने कहा ये होगी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी फाइनल रिफ्रैक्टेड रे होगी। मैंने कहा ठीक है, तो नॉर्मल के साथ फाइनल रिफ्रैक्टेड रे ने सपोज एंगल बनाया ई, आपको पता होगा म्यू 1 sin i बराबर म्यू 2 sin r, जो हम लिखते हैं स्नेल्स लॉ में एंगल आर नॉर्मल के साथ लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो दूसरा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना। कहां पे, यहां पे सर दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। ध्यान से देखो सर, मैं इसको जूम कर रहा हूं फिर से ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सर इसके लिए सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, मैंने कहा भाई ये तो नॉर्मल वाली लाइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया R2, लाइट रे ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल के साथ एंगल बना R2, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना इसके लिए, बोले ई है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं सर, सेकंड अगर स्नेल्स लॉ लिखेंगे सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, तो हम लिखेंगे म्यू इंटू साइन आई। ठीक, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बराबर एयर 1 इंटू साइन ई। अगर यहाँ पानी होता तो पानी का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिख देते, यहाँ पर क्या है मेरे भाई एयर है, तो मैंने 1 लिख दिया। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना आना चाहिए। सो हमारी बात, मैं डायमेंशन फिर से बता देता हूँ। सपोज ये प्रिज्म है, लाइट अंदर घुसी I1 से, पहले रिफ्लेक्शन के बाद एंगल बना R1, तो स्नेल्स लॉ 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। ठीक है, फिर लाइट टकराई जाकर दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, सपोज वहां नॉर्मल के साथ एंगल बना R2 और बाहर निकली है ई एंगल पर, तो मैं क्या लिखूंगा म्यू इंटू साइन R2 बराबर बाहर का म्यू जो कि सपोज एयर है 1 इंटू साइन ई। मैंने कहा ठीक है, ये है सबसे बड़ा हथियार जिसको हम बोलेंगे पहला हथियार। दूसरा हथियार यहां पर होता है कि सर ये जो R1 और R2 आपने बनाए हैं, R1 और R2 का जो सम होता है वो A के बराबर होता है, मैथमेटिकली आता है, याद रखना इसको। R1 प्लस R2 बराबर A। अब बोलोगे सर कैसे हुआ, मैंने कहा आजा भैया कैसे हुआ ये हम लोग देख लेते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं ये प्रिज्म है, ठीक है सर, ओके, मैंने यहां से लाइट रे को ऐसे फेंक के मारा, लाइट ऐसे हुई, उसके बाद सपोज इस प्रकार का रे डायग्राम बना और लाइट रे ऐसे निकल गई। ठीक ठीक है सर जी, ओके ओके, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे निकल गई। ठीक सर, यहां पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अपन, तो यहां का नॉर्मल हो जाएगा सर ये, यहाँ का नॉर्मल हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ का नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ का नॉर्मल। परफेक्ट डायग्राम देखिए, बना देखिए, ये बना देख परफेक्ट डायग्राम। ठीक है सर जी, ओके, मैं इसी से समझा देता हूं एक बार फिर से। ठीक, बोलो वहां पे तो यहाँ पे तो थोड़ी सी कम फील आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मस्त फील आ रही है। ठीक है सर, ये वाला एंगल मैंने बोल दिया ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल मैंने बोला आई, ये वाला एंगल मैंने बोला R1, ये वाला एंगल मैंने बोल दिया R2, और ये नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल मैंने क्या बोल दिया, क्लियर है। ठीक है सर जी, तो पहला हथियार तो हम लोग देख चुके हैं, म्यू 1 sin i बराबर हमने देखा क्या, म्यू 2 sin r से हमने यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पे लगा दिया। अब ध्यान से देखो, बोले सर ये एंगल R1 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस R1, और ये एंगल R2 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस R2। समझ मारिए सर, ये वाला एंगल अगर सपोज कितना है R2 है, तो मेरे भाई ये वाला एंगल कितना R2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस R2। तो अगर मैं केवल इतना ट्रायंगल पकड़ूं, कितना ट्रायंगल समझ रहा है, ये अगर मैं 3 ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल पकड़ूं, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीन एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर इस चीज को यहां पे लिखूं, ऊपर वाला एंगल कितना है A, इधर वाला एंगल कितना है 90 माइनस R1, उधर वाला कितना है 90 माइनस R2, तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 90 90 कैंसिल आउट हो गया, A बराबर निकल के आ गया R1 प्लस R2। तो यही हमारा हो गया मेरे भाई दूसरा हथियार कि R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। हमारी बात समझ में। और तीसरा हथियार जो हमें बहुत ज्यादा सवाल में मदद करेगा वो ये है कि सर जो डेविएशन आती है ना रे का, अगर मैं नेट डेविएशन पूछूं रे का, तो वो आता है I प्लस ई माइनस ए, जहां पर I होता है ये वाला एंगल, E होता है बाहर निकलने वाला एंगल, और A होता है आपका जो है एंगल ऑफ प्रिज्म, I प्लस ई माइनस ए। सर ये कैसे आया, मैंने कहा ये भी एक बार देख लेते हैं कैसे आया। एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूं। मैंने कहा भाई एक बात बता, मुझे चाहिए टोटल डेविएशन, ठीक है सर। तो मैंने कहा भाई ये लाइट रे थी, इसको मैं दिखा रहा हूं सपोज पीले रंग से, तो सर ये लाइट रे किधर जाना चाह रही थी, पहले तो आप ये बताओ। मैं लाइट रे ऐसे सीधी जाना चाह रही थी, ऐसे देख, ऐसे इधर जाना चाह रही थी लाइट रे ऐसे। डेरिवेशन देख लो, लेकिन डेरिवेशन से ज्यादा रिजल्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अगर ये प्रिज्म होता तो लाइट रे ऐसे चली जाती श्यूं, लेकिन लाइट रे गई किधर है, इस तरफ गई है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं अपने पाथ से इतना डेविएट हो गया, दिस इज द नेट डेविएशन। ठीक है सर, निकालेंगे कैसे, मैंने देखा भी निकालेंगे देख। मैंने कहा अच्छा ये चीज तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा तेरे को किस प्रकार का गेम खेला है। मैंने कहा ठीक है, अब देख ध्यान से सुन। सर लाइट इधर जा रही थी, मैंने कहा हाँ, तो सर सबसे पहले क्यों ना ये हरा वाला डेविएशन निकाल लो, डेविएशन 1। देखो भाई सीधा इधर जाना चाह रही थी लाइट, इधर जाने की बजाय वो इधर मुड़ गई टपैश, तो इसका मतलब डेविएशन 1 निकाल लो। मैंने कहा ठीक है ओके। उसके बाद क्या हुआ, ये लाइट रे बिल्कुल ऐसे सीधा जाना चाह रही है सफेद रंग से, मैं सफेद रंग से दिखा देता हूं उसको। लाइट रे भाई साहब ऐसे गई, उसके बाद ये सीधा ऐसे जाना चाह रही थी, ठीक है सर। और फिर क्या हुआ, ऐसे जाने की बजाय भाई साहब ये किधर मुड़ गई, ये भाई साहब मुड़ गई इस तरफ, तो ये हो गया हमारा डेविएशन 2। तो अगर डेविएशन नेट जानना चाहते हो तो क्या मैं ऐसा लिख दूं डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, और आसान तरीके समझना हो तो आप ऐसे समझो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप ये बताओ लाइट जाना चाह रही थी इस प्रकार से इधर,
इधर जाना चाह रही थी ऐसे, ठीक, यहां से भेजी सीधा ऐसे जाना चाह रही थी, हुआ क्या, यहां जाने की बजाय फिर क्या हुआ, वो यहां से डेविएशन 1 इतना डेविएट करके अपने पास से कितना डेविएशन 1 डेविएट करके, अब वो सीधा जाना चाह रही है, सीधा जाना चाह रही है, ये देख सीधा जाना चाह रही है, अब वो सीधा जाना चाह रही है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अपने पास से डेविएट करके, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, ये डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये जाना तो सीधा चाह रही थी लेकिन डेविएट करके और डेविएशन 2, तो टोटल डंडा कितना घूमा, सर पहले जाना चाह रहा था इधर डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि नेट डेविएशन बताओ तो आप सीधा बोलोगे डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, मैंने कहा चलो भैया आओ वैल्यूज के साथ खेलते हैं जरा, डेविएशन 1 कितना होगा, सर ये डेविएशन हो जाएगा सर i माइनस r1, क्यों, बोले सर ये एंगल आई है, अगर आप देखो यहां से तो सर आप ये देख सकते हो सर ये एंगल क्या है आई और ये एंगल क्या है r1, ये क्या है डेविएशन 1, तो अगर मैं ये दो लाइन खींच दूं, देख ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये मैंने दो लाइन खींच देता हूं, ठीक, तो ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, बट वही है ना, ये वाली जो लाइन की प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है, तो इसका मतलब i बराबर डेविएशन 1 प्लस r1, तो आप सीधा बोल दोगे कि सर डेविएशन 1 बराबर कितना हो जाएगा i माइनस r1 प्लस, उसके बाद सर उसी प्रकार यहां डेविएशन कितना लिखोगे, मैंने कहा यहां कैसे लिखेंगे, यहां से चेक करो सर, मैं यहां से डेविएशन लिख सकता हूं मैं कितना e माइनस r2, उसी प्रकार से यहां लिख सकते हो डिवीजन 2 e माइनस r2, कैसे लिख सकते हो, मैंने कहा कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देख, बोले सर ये r2 है, ये r2 है तो ये भी r2 हो जाएगा, ठीक है, r2 प्लस डेविएशन 2 बराबर e, चेक करके देख, ये r2 है तो ये भी r2 हो जाएगा, ठीक है, तो r2 प्लस डिवीजन 2 बराबर e, तो डिवीजन 2 कितना हो जाएगा e माइनस r2, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा सर ये तो नेट डिवीजन है, तो ध्यान से देखो नेट डिवीजन कितना आ गया i प्लस e ब्रैकेट में r1 प्लस r2, और जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा डिवीजन नेट बराबर आ जाएगा i प्लस e, r1 प्लस r2 की वैल्यू होती है a के बराबर, तो नेट डिवीजन आपका कितना निकल के आ गया i प्लस e माइनस e, आ रही बात समझ में, ये तीन हथियार सबसे पहले आप कैच करो बढ़िया तरीके से, मैंने बहुत ही आराम से सुकून से तीनों हथियार उठाए, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको खत्म करने की, बढ़िया तरीके से कैच करो, सबसे पहला क्या, सर देखो ये प्रिज्म है, ठीक है, मैंने कहा प्रिज्म है, सर लाइट इधर से आई, अंदर गुड़ 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 घुसी और बाहर ऐसे निकल गई, सर सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, ठीक है, पहले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ r1, ठीक, तो स्नेल्स लॉ लगा हुआ तो 1 * sin i बराबर म्यू * sin r1, पहला इक्वेशन, दूसरे के लिए लगाएंगे, अगर यहां पे लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, म्यू * sin r2 बराबर 1 * sin e, ये तुम्हारा हो गया पहला हथियार, स्नेल्स लॉ लगाना, दूसरा हथियार सबसे बड़ा हथियार, बोले r1 + r2 की जो वैल्यू आती है ना वो a के बराबर आती है, ठीक, r1 + r2 की जो वैल्यू आती है मेरे भाई किसके बराबर आती है, वो सर a के बराबर आती है, और तीसरा हथियार अगर आपसे कोई बोले कि डेविएशन बताओ डेविएशन कितना होगा, तो भैया डेविएशन यहां पर आता है i + e - a, ये सॉल्व करके डेविएशन आता है, हम बार-बार सॉल्व नहीं करेंगे, हम एक बार सॉल्व करेंगे और उसको बढ़िया तरीके से हम लोग जो है इसको एक तरीके से याद ही कर लेंगे, डेविएशन बराबर i + e - a होता है, आगे बात समझ में, अब तू एक काम कर, स्क्रीन को पॉज़ कर, प्रिज्म बना, मैं ही खड़ा हो जा रहा हूं, मैं छुप जा रहा हूं, ये ले, क्योंकि अगर तू ऐसे देखेगा ना तो सीखेगा नहीं, बिलीव मी तू सीखेगा नहीं, ठीक है, मैं इसको छुपा रहा हूं, तू चीटिंग करेगा मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, अब तू बना केवल यही डायग्राम, ठीक है, रुक जा 1 मिनट, 1 मिनट रुक 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 रुक, मैं भी देखूं कैसे नहीं सीखेगा, ये ले, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ सब है, ये डायग्राम बना और तीनों हथियार लिखा हुई, और चाहे तो तीनों हथियार डिराइव करने की कोशिश कर, हो सके तो 5 मिनट और दे दे, एक एक करके डिराइव करने की कोशिश कर, सबसे पहले स्क्रीन पॉज़ कर, रफ कॉपी निकाल, रफ कॉपी अभी निकाल, जल्दी से रफ कॉपी निकाल, जल्दी है, अब लिख, पहले रिफ्रैक्टिव सरफेस स्नेल्स लॉ लिख, 1 * sin i बराबर म्यू * sin r1, लिख लिया, दूसरे पे लिख म्यू * sin r2 बराबर 1 * sin e, 1 क्यों, क्योंकि वहां एयर है, अगर पानी भरा होता तो पानी का रख देते वहां पर, पहला तैयार हो गया, दूसरा लिख r1 + r2 बराबर a, कैसे है, रफ कॉपी पे ड्राइव कर, ये वाला एंगल निकाल, ये वाला एंगल निकाल, और इसके साथ जोड़ के 180 के बराबर कर दे, और फिर देख देख a + 90 - r1 + 90 - r2, जल्दी जल्दी बराबर 180, 90 90 कैंसिल आउट हो गया, 180 के साथ r1 + r2 बराबर a आ गया, क्लियर हो गया, डिवीजन कर, डिवीजन लिखेगा तो सबसे पहला डिवीजन क्या होगा, रिफ्रैक्शन में डिवीजन क्या होता है i - r1, लिख डिवीजन नेट बराबर पहला डिवीजन कितना हुआ, पहले रिफ्रैक्शन पे i - r1, दूसरा कितना हो गया e - r2, लिख, ठीक है, i + e - r1 - r2, उधर से माइनस कॉमन निकाल ले, वो r1 + r2 बन गया, क्या बन गया, एंगल ऑफ प्रिज्म ए बन गया, तो i + e - a हो गया, तो बस अगर तुम ये चीज एक बार बिलीव मी, अगर एक बार आपको सीख गया तो बस खेलेगा तो प्रिज्म के सवालों के साथ इसके बाद, ठीक, तो सबसे पहले काम करो, अब जो कोई बच्चा नहीं लिख पाया है तो भैया लिख लो, सबसे पहले ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, उसके बाद जो है ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखना चाहो तो लिखो, नेट डेविएशन में लिख रहा हूं, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो इसको भी, ठीक, ये आपके तीन हथियार हो गए, और यहां पर ये लिखो दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, इसी एंगल ऑफ प्रिज्म को हम रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल देते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म का एक और नाम है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है, रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग, कभी दिमाग से आता है रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब रिफ्रैक्शन वाला एंगल, ऐसी फील आती है, जबकि ऐसा है नहीं, ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है, पता नहीं क्यों रख रखा है दुनिया ने इसको, और यहां से जो अच्छे अच्छे बच्चे सवाल गलत करते थे, रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब समझ जाना एंगल ऑफ प्रिज्म ही है, तो हमारी बात फटाक से लिखो जल्दी इस चीज को, लिख लिया, चलो भैया जब तक हम इस पे सवाल नहीं करेंगे ना तब तक एक डर सताएगा कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे आएगा, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया है, ये सब इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी आपकी कि आपको ये बना बनाया मिले, सवाल केवल इतना सा होगा कि सर ये नॉर्मल है और लाइट रे को हमने ऐसे 60 डिग्री पे भेजा है, इसका जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म वो 60 डिग्री है, ठीक, और म्यू दे रखा है आपको √3, अब उसने पूछ लिया कि फाइंड नेट डेविएशन बता दो कितना होगा, चलो शुरू करते हैं, तो सर सॉल्यूशन, सर तीसरा हथियार लग रहा है, सर तीसरा हथियार कौन सा, सर नेट डेविएशन क्या होता है, सर i + e - a, ठीक है, क्या i की वैल्यू गिवन है, हाँ जी सर जी, i की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री,
क्या ए की वैल्यू गिवन है? हाँ जी, ए की वैल्यू डिग्री है 60 डिग्री। क्या ई हमको पता है? नहीं पता है। ई कौन सा एंगल है? बोले सर ये जो लाइट अंदर गुड़ 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 करके बाहर निकलेगी ना, वो वाला एंगल है। ठीक, तो चलो फिर ई निकालते हैं। तो सर इसके लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लाइट रे जो यहां से अंदर गई है सफेद रंग की, पहले ये ऐसे जाएगी, ठीक है सर। ये जाना तो इधर चाहती थी, लेकिन फिर क्या होगा? फिर ये अपने रास्ते से मुड़ जाएगी लाइक दिस। रफ डायग्राम मैंने बना दिया। यहां अगर मैं सपोज कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये हो गया नॉर्मल। सारे वेरिएबल को आराम से पहचानो। सर ये था हमारा R1। सबसे दोस्ती कर लो भैया, मैं बता रहा हूं। मैं किससे? I से, E से, R1 से, R2 से, A से और डेविएशन से। 6 के 6 से दोस्ती कर ले, सुखी रहेगा। ठीक है, पता होना चाहिए भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। बोले ठीक है सर। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, सर मेरे को तो यहां पे पता लगाना है लाइट रे, तो समझ में आ गई सर। लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे बाहर निकलेगी। तो मेरे को कौन सा एंगल चाहिए? मेरे को चाहिए ये एंगल, ये एंगल ई है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे? मैंने कहा काम करो भैया, लगाओ स्नेल्स लॉ इसी बात पे। चलो ठीक है, ओके। सब पहले स्नेल्स लॉ लगा देते हैं यहां पर, इस जगह पर। पहला हथियार 1 × sin 60 बराबर म्यू इंटू साइन R1। साइन 60 √3/2 होता है, √3 कैंसिल आउट, R बराबर निकल के आ गया, R1 बराबर निकल के आ गया 30 डिग्री। पहले दो से मिल लिए। R1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 30 डिग्री। अब अगर किसी प्रकार से मेरे को ये R2 पता चल जाए तो मैं यहां स्नेल्स लॉ लगा के ई निकाल लूंगा। अब R2 कैसे पता चलेगा? सर दूसरे हथियार से। दूसरा हथियार कौन सा है? बोले सर दूसरा हथियार है हमारा R1 + R2 बराबर, ये हमारा पहला हथियार। दूसरा हथियार सर R1 + R2 बराबर क्या होता है? सर ए के बराबर होता है। R1 कितना है? 30। R2 कितना है? पता नहीं। ए की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। जैसे ही आप सॉल्व करोगे R2 बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। ये ले, ये R2 30 डिग्री आ गया। ठीक, अब अगर R2 30 डिग्री आ गया, अब सीधा आप लगाओगे भैया जी तीसरा हथियार। तीसरा हथियार मतलब यहां पर स्नेल्स लॉ क्या लिखोगे? सर म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन ई। म्यू की वैल्यू कितनी है? √3 इंटू साइन R2। R2 की वैल्यू कितनी आई थी? 30 बराबर 1 इंटू साइन ई। सर ये साइन 30 होता है हाफ √3/2, इसका मतलब ई बराबर कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री निकल के आ गया। हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम बड़े ही आराम से लिखेंगे कि सर नेट डेविएशन बराबर होता है I + E - A। आई की वैल्यू कितनी थी? 60। ई की वैल्यू भी कितनी आ गई? 60। ए की वैल्यू भी कितनी थी भाई साहब? ऊपर दे रखिए 60। सॉल्व करोगे तो डेविएशन भी कितना आ गया भाई साहब? 60। इतना आसान है। सारी बात समझ में। सोच अगर मैं तुझसे ऐसा सवाल दूं कि मुझे यहां पे TIR कराना है, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये हवा हो गया। मैं तुझे कहूं कि भाई मेरे को ना इस जगह पे TIR करा, मतलब ऐसे कर कि लाइट रे जो है कि सर लाइट रे यहां से ऐसे तो जाए और इस तरफ जाए और यहां पे TIR या तो रिफ्लेक्ट होकर वापस अपने मीडियम में आ जाए, ठीक, या फिर लाइट ऐसे जाके यहां जाए और ऐसे ऐसे वापस निकल जाए इस तरफ, जस्ट एंगल 90 हो जाए, एंगल 90 हो जाए। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर अगर आप TIR करना चाहते हो तो R2 की वैल्यू थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए। थीटा इज अ क्रिटिकल एंगल। R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अच्छा थीटा सी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर R2 की वैल्यू थीटा सी ज्यादा है तो TIR हो जाएगा, और R2 की वैल्यू एक्जेक्ट थीटा सी के बराबर है, तो इसका मतलब अगर R2 थीटा सी के बराबर होता तो लाइट श्यू ऐसे निकल जाती, ताकि एंगल ई कितना हो जाता है? ये वाला एंगल, बोले ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाता। हमारी बात तो ऐसे ही TIR के कंसेप्ट यहां पर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा सर तो ये तो आसान सवाल था सर। मान लो मैं यहां पे पानी भर दूं, पानी 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 पानी, मैंने कहा अब बता कैसे करोगे? तुम कहोगे सर ठीक है, जब आप यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओगे इस जगह पे, जब दूसरा हथियार लगाओगे तो क्या यहां पे जो वन, यहां एयर था तो आपने यहां पे वन रख दिया, और अगर एयर नहीं होगा तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रख दोगे, खत्म कहानी। ठीक, एक बार फिर से बताता हूं, ये ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है तो हो सकता है कुछ बच्चे कंसंट्रेट ना कर पा रहे हो। जाओ गुरुजी जाओ। हाँ सर यहाँ पे एयर था, एयर, अगर एयर था तो मैंने यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट कर दी। मान लिया पानी होता तो कहता सर म्यू की वैल्यू पुट कर देता, सॉल्व करके आंसर निकाल देते। ठीक, जल्दी से नोट करो इसको और मेरे को ये सवाल करके दिखाओ। मैंने डेटा इस हिसाब का दिया है कि यहाँ पर मैंने पानी भर दिया, निकालो जल्दी से। ठीक, और ये सब काम ये मैं थोड़ी ना बताऊंगा। स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। सवाल है फाइंड द नेट डेविएशन, करो जल्दी। उधर पानी भर दिया मैंने, चलो। बोले सर जी, मैंने कहा हाँ सर ये नॉर्मल है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है नॉर्मल है। सर लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ऐसे जाएगी। सर यहाँ का नॉर्मल ये हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है ये हो जाएगा। सर ये वाला एंगल R1 और ये वाला एंगल R2, ये इनसे दोस्ती अब तक हो गई होगी। ठीक, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले सर डेविएशन क्या पूछा है? डेविएशन डेविएशन क्या होता है? I + E - A। आई की वैल्यू कितनी है? 60। ई की वैल्यू पता नहीं, ए की वैल्यू कितनी है? 60। इसका मतलब तेरे को ई निकालना है बस। ठीक, ई मतलब बोले सर लाइट जो ऐसे जा रही है वो यहाँ जाएगी और यहाँ से जाने के बाद गुरुजी अब ये डेंसर ये रेयर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमको चाहिए नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल। ठीक, तो अगर मैं R2 निकाल लिया, आंख बंद करके सोच, आंख बंद कर सोच, अगर तुझे R2 पता चल गया तो सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा के ई निकाल सकता है। ठीक, यही चीज डेवलप करनी है आपको धीरे धीरे। बोले ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्नेल्स लॉ पहले पर, 1 × sin 60। ठीक है, 1 × sin 60 बराबर म्यू इंटू साइन R1। R1 बराबर आ गया 30 डिग्री, पहला हथियार। दूसरा हथियार R1 + R2 बराबर होता है ए के बराबर। R1 की वैल्यू 30 है, ए है 60 डिग्री, तो R2 बराबर आ गया 30 डिग्री। क्यों? R1 की वैल्यू 30, R2 पता नहीं, ए की वैल्यू 60। तीसरा हथियार, जब स्नेल्स लॉ लगाओगे उस जगह पर तो आप क्या लिखोगे? सर म्यू इंटू साइन R2 बराबर उधर का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स √3/2 इंटू साइन ई। काटापीटी कर ले भैया, ये आ गया √3/2 बराबर √3/2 बराबर साइन इंटू ई। जैसे कोटा पोटा करोगे ई बराबर आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब डेविएशन बराबर I + E - A और 45। आगे बात समझ में क्लियर है? नोट कर जल्दी से। कितने बच्चों का आंसर सही है? स्क्रीन पॉज करें, अभी टाइप करें नीचे, तुरंत टाइप करो कि हाँ सर हमने ये वाला सवाल कर लिया, डेविएशन नेट निकालना सीख गए। नेक्स्ट, अब सपोज जो अभी मैंने TIR वाली बात करी थी, एक बार उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल है, मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना। सवाल ये है, प्रिज्म में, ये मैंने डायग्राम पहले से बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो बोले फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच द ग्रेजिंग इमेजेस। अब
अब ग्रेजिंग इमेजेस का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। बोले सर जी मैंने यहाँ पर लाइटर फेंक के मारी, मैंने कहा ठीक है भाई साहब लाइटर फेंक के मारी। बोले ऐसे लाइटर फेंक के मारोगे तो सर ये ऐसे जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल सही बात ऐसे जाएगी। सर ये जाएगी इसके बाद, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ये ऐसे चलेगी, उसके बाद क्या होगा? बोले उसके बाद सर ऐसे निकल जाएगी, श्यों बाहर निकल जाएगी। मैंने कहा जरूरी बाहर निकले? बोले सर ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं बाहर निकले। मतलब अगर आप बेसिक टीआईआर समझ रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप बेसिक टीआईआर समझ रहे हो, मैंने लाइटर को ऐसे भेजा, यहां से ऐसे गई, ये वाला एंगल क्या हुआ करता था? बोले सर ये वाला एंगल हुआ करता था R2। R2 क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि if R2 इक्वल टू थीटा सी हो गया या R2 लेस देन थीटा सी हो गया, आप सीधी सीधी ये बात समझो, तीन केस बन सकते हैं कि सर या तो R2 थीटा सी हो गया हो के बराबर, या थीटा सी से कम हो, या फिर थीटा सी से ज्यादा हो गया। तो अगर अपन तीनों केस देखें यहां पर, ध्यान से देखो, आराम से देखते हैं सुकून से। बोले सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि R2 की वैल्यू थीटा सी से कम है तो क्या होगा? मतलब भाई साहब क्या है, तो ऐसे ऐसे रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जो हमने पढ़ा ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लाइट ऐसे निकल जाएगी। लेकिन R2 तुम्हारा थीटा सी के बराबर अगर हो गया, अगर मैं ऐसा कह दूं भाई साहब R2 की वैल्यू थीटा सी के बराबर है, तो क्या आप ये फील ले रहे हो कि सर इसके बाद लाइट, सर इसका मतलब R2 थीटा सी के बराबर का होने का मतलब क्या एंगल ही 90 हो जाएगा? अरे भाई ये डेंसर है, ये एयर है, डेंसर से एयर लाइट रे जा रही है, थीटा सी के बराबर हो गया तो लाइट ऐसे निकल जाएगी, बिल्कुल ऐसे छुअन छुआई करते हुए निकल जाएगी। इसी को बोलते हैं ग्रेजिंग इमेजेस, ग्रेज करती हुई निकल गई लाइट। ठीक, ना उधर है ना इधर है, ना उधर की ना इधर की। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और अगर सपोज ये R2 जो है आपका थीटा सी से ज्यादा हो गया, फिर तो भैया रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके आएगी और ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये एंगल भी R2 हो जाएगा। समझ हमारी बात, बेसिक फंडामेंटल है, क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर बात करूं पहला क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द ग्रेजिंग इमेजेस, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि लाइट रे क्या होनी चाहिए? सर ऐसे लाइट रे भाई साहब छुअन छुआई करते हुए इस प्रकार से लाइट रे हमारी निकलनी चाहिए, लाइक दिस। तो सर कैसे निकालें? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना होगा? सर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? मैंने कहा भाई मान ले ये वाला एंगल R2 है, ये वाला एंगल R1 है, जो अब तक मानते आए हैं, हमको I पता लगाना है। तो क्या मैं इसमें कहां से सवाल टूटेगा? क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर R2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो थीटा सी के बराबर होनी चाहिए? मैंने कहा ठीक है सर, यहां कौन है लिखा नहीं है मैंने, लेकिन ये एयर है और ये म्यू रूट 2 है, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि sin थीटा सी बराबर छोटा म्यू बटे बड़ा म्यू 1/√2, इसका मतलब थीटा सी की वैल्यू 45 डिग्री हो गई। देखते के साथ ही समझ में आ गया, ये √2 है ये 1 है, तो sin थीटा सी कितना हो जाएगा 1/√2। इसका मतलब R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई साहब? सर R2 की वैल्यू होनी चाहिए थीटा सी के बराबर, थीटा सी कितना है 45 डिग्री। बोले सर हमें तो पता था R1 + R2 बराबर A होता है। मैंने कहा हां भाई सर A की वैल्यू कितनी है 75 डिग्री, तो इसका मतलब R1 + 45 डिग्री बराबर 75 डिग्री। मैं दूसरा हथियार लगा रहा हूं तो R1 कितना निकल के आ जाएगा? बोले 30 डिग्री। और अगर एक बार तूने यहां पर R1 निकाल दिया तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि R1 आ गया तो आंखें बंद कर और पहले रिफ्रैक्टिव सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा के क्या तू I निकाल सकता है? बोले हाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने लगा दे भैया 1 * sin I बराबर म्यू * sin R1। वैल्यू पुट करो, sin I की वैल्यू बतानी, म्यू कितना है √2, R1 sin R1 कितना हो जाएगा भाई साहब? sin 30। sin 30 कितना होता है? हाफ। इसका मतलब I बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब लाइट रे को अगर मैं 45 डिग्री पे भेजूंगा तो उधर से एंगल E 90 डिग्री हो जाएगा। यहां से क्या पता चल रहा है? बोले सर यहां से ये पता चल रहा है कि एंगल E आपका क्या हो गया है? 90 डिग्री हो गया है। सर R2 थीटा सी के बराबर होगा तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी और लाइट ऐसे छुअन-छुआई करते हुए निकल जाएगी। अब आप देख रहे हो कैसे छोटे-छोटे कांसेप्ट को हम लोग मर्ज करके मजा ले रहे हैं इस चीज का, ठीक? तो इस एंगल को आज के बाद, ठीक है, ये जो एंगल है आज के बाद इस एंगल को मैं IG बोलूंगा। हमारी क्लासेस में आगे जितने भी सवाल कभी हम करेंगे इस पे बेस, तो मैं इसको IG बोलूंगा। बोले व्हाट इज IG? मैंने कहा IG वो एंगल है जिस पर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे लाइट रे को प्रिज्म पे गिराओगे तो दूसरे सरफेस से छुअन-छुआई करते हुए, ग्रेजिंग करते हुए निकलेगी, या एंगल E 90 हो जाएगा। IG वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर एंगल E 90 डिग्री हो जाएगा, जिस पे R2 थीटा सी हो जाएगा, जिस पर जस्ट TIR होगा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, इसको मैं IG बोलूंगा। आ रही बात समझ में? जल्दी से इसको नोट करें फटाक से, और चाहे तो IG वाली बात लिखते जल्दी से। लिखो, स्क्रीन बॉक्स को नोट करो, लिखो लिखो लिखो। हमारे सवालों में IG वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमारे सवालों में IG वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर E की वैल्यू 90 है, E की वैल्यू 90 है, जिस पर E की वैल्यू 90 है, या और R2 की वैल्यू थीटा सी है, R2 की वैल्यू थीटा सी है, और लाइट दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, और लाइट दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ग्रेज करती हुई निकल रही है, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर ग्रेज करती हुई निकल रही है। इसको नोट करो, हो गया? चलो भैया अब आगे चलते हैं। अगला टर्म है यहां पर जिस पे सवाल काफी पूछे जाते हैं, जिसका नाम है कि सर डेविएशन वर्सेस I का रिलेशन ग्राफिकली कैसा जाने वाला है। मैंने कहा मतलब, बोले सर ये बताओ प्रिज्म में अभी हमने देखा कि जो डेविएशन होता है वो होता है हाई प्लस E माइनस A। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। तो बोले सर अब बात ये है कि ये सपोज प्रिज्म है। मैंने कहा हाँ भैया प्रिज्म है। बोले सर यहां से ऐसे लाइट रे आपने भेजी, ये रही लाइट रे गई यहां से। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है लाइट रे गई, ये यहां पे नॉर्मल था। मैंने कहा ये भी ठीक है नॉर्मल था, ये वाला एंगल भाई साहब कितना था? I था। ठीक है सर। बोले सर अब ये बताओ हम चाहते हैं कि डेविएशन वर्सेस I का ग्राफ, मतलब आप ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए डेविएशन वर्सेस I का ग्राफ। ठीक, मतलब अलग अलग I के लिए डेविएशन कितना होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने एक लाइट फेंक के मारी सपोज 30 डिग्री पे, दूसरी फेंक के मारी 60 डिग्री पे, एक फेंक के मारी 68 डिग्री पे, एक फेंक के मारी 72 डिग्री पर, एक फेंक के मारी सपोज 35 डिग्री पर। मैं अलग अलग I पे लाइट फेंक के मार रहा हूं और मुझे चाहिए भाई साहब डेविएशन बता दो कितना होगा। आ रही बात समझ में? तो या तो इसका सिंपल तरीका, बोले क्या
बोले सर आप एक काम करो, i बराबर 1 पे लाइट रे को फेंक के मारो और देखो डिवीजन कितना आया। ठीक, i बराबर 1 पे फेंक के मारो, देखो डिवीजन कितना आया। फिर i बराबर 2 पर देखो डिवीजन कितना आया। i बराबर 3 डिग्री पर डिवीजन कितना आया, 4 डिग्री पर कितना आया, 5 डिग्री पर कितना आया, 7 डिग्री पर कितना आया। हर पर्टिकुलर i के लिए डिवीजन निकालो और बिंदु को बिंदु मिलाकर ग्राफ को कनेक्ट कर लो। या तो सिंपल तरीका ये होता है, जो कि कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए हमको कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी अच्छी खासी। या फिर थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो अगर अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करें तो ये बात तो यहां से क्लियर हो रही है कि सर अगर आप i बदलोगे तो r1 बदलेगा, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। ठीक, I1 बदलोगे तो R1 बदलेगा, R1 बदलोगे तो R2 बदलेगा, क्योंकि R1 प्लस R2 बराबर A के बराबर है, और R2 बदलेगा तो E बदलेगा। तो इसका मतलब I बदलने से E भी बदल रहा है, इसलिए मैं ये तो नहीं बोल सकता कि Y बराबर X प्लस समथिंग। समझ बात, अगर ये कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन बन जाता है, y बराबर x प्लस समथिंग कांस्टेंट, लेकिन i बदलने से e भी बदल रहा है, अलग अलग i के लिए अलग अलग r1, अलग अलग r1 तो अलग अलग r2, और अलग अलग r2 तो अलग अलग e। ठीक, तो इसका मतलब मुझे नहीं मालूम भाई साहब यहाँ पे e क्या होगा, तो थोड़ी सी मैथ्स हमको यहाँ पे डील करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलो बाजी, चलो भैया शुरू करते हैं। अब बताओ e कैसे निकालें। मैंने कहा e निकालना है मुझे i के टर्म में, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, म्यू इंटू साइन r2 बराबर 1 इंटू साइन e। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, इसका मतलब यहां से e मुझे r2 के टर्म में पता चल गया, लेकिन मुझे तो i के टर्म में लिखना है, क्योंकि मुझे सारा रिलेशन डेविएशन और i के टर्म में जाना है। तो अगर मैं फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहां पे लिखूं स्नेल्स लॉ, तो 1 इंटू साइन i बराबर म्यू इंटू साइन r1। और सर r1 किसके बराबर होता है, मतलब r1 बराबर होता है a इंटू r2 के, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं म्यू इंटू साइन a बराबर म्यू इंटू साइन a माइनस r2। मतलब करेक्ट है। बोले सर यहां से e कितना आएगा, इस जगह से e, मतलब e यहां से आएगा, ध्यान से देखो, e बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन r2। सॉरी, मैंने पहले कुछ और निकाल दिया था। ठीक है सर, इसका मतलब रटना है क्या, अबे रटना कुछ भी नहीं है, थोड़ी देर बाद अपना पता चल जाएगा, कद्दू आने वाला है इसमें। ठीक है, ठीक है सर। तो सर यहां से क्या लिखा मैंने, यहां से सर साइन ई बराबर क्या हो जाएगा सर, इतना, तो ई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन r2। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका मतलब ई बराबर निकल के आ जाएगा साइन इनवर्स म्यू साइन, बोले r2 की जगह क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा a माइनस r1। बोले ठीक है गुरुजी, इसका मतलब ई बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स, यहां पर आ जाएगा म्यू इंटू साइन a माइनस, बोले r1 क्या होगा, r1 ये वाला जो टर्म था, ये वाला इसको हटाओ, यहां गलती कर दी थी मैंने, अब सही है। बोले सर r1 क्या होगा, r1, मैंने कहा अगर मैं r1 लिखना चाहूं यहां से, तो देख म्यू इधर चला गया, ठीक, तो मैं यहां से लिख देता हूं, देख साइन r1 बराबर 1 अपॉन म्यू इंटू साइन आई। तो r1 बराबर साइन उधर जाके साइन इनवर्स के टर्म में लिख सकते हो आप इसको। तो ये क्या हो जाएगा, बोले साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू साइन आई। सर ये तो बहुत ही मुश्किल सा लग रहा है। मैंने कहा हाँ मुश्किल है, इसलिए इसको देखना, इसको भाव ही नहीं देना है। सर ये आ गया हमारा ई का टर्म। मैंने कहा हाँ भैया ई का टर्म, अब तू खुद बता, अगर तू यहाँ पे डेविएशन लिखने जाएगा, इस जगह पे डेविएशन क्या है, बोले सर डेविएशन है आई प्लस ई। सर ई क्या है, मैंने कहा ई बराबर है साइन इनवर्स के अंदर कद्दू। तो आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स के अंदर कद्दू, बहुत बड़ा कद्दू, माइनस ए। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम ये ड्रॉ कर सकते हो, नहीं कर सकते ड्रॉ, कैसे ड्रॉ करेगा भाई यार, ई बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू साइन आई, ये बस की बात नहीं है ड्रॉ करना, लेकिन ये बात सच है, हमने पूरे फंक्शन को आई के टर्म में लाके पटक दिया। बोला आई के टर्म में कैसे लाके पटक दिया, सर डिवीजन बराबर आई प्लस ई, और देख ई जो पूरा फंक्शन है या कोई म्यू के टर्म में है या आई के टर्म में, म्यू इज कांस्टेंट, इसका मतलब पूरा आई का फंक्शन आ गया, जो यहां पर तू पटक देगा माइनस ए। तो इसका मतलब सर लिखने के लिए भले ही हमने लिख दिया डेविएशन, लेकिन ये ड्रॉ करने की औकात हमारी नहीं है भाई साहब, इसलिए बोले सर कैसे, इसका मतलब इसका मतलब ग्राफ कैसे प्लॉट करें, मैंने कहा तो इसका मतलब ग्राफ तो वही माना जाएगा जो मैं तुझसे कहूंगा। समझ आ रही बात, अब ग्राफ वो माना जाएगा जो मैं तुझसे कहूंगा। इसका सिंपल सा तरीका, या तो सॉफ्टवेयर से बना लो, या फिर बिंदु को बिंदु से मिला मिला के बना लो। तो जब हम लोगों ने इसके ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक, तो ये सब कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि बस आपको पता रहे कि इसके अंदर साइन और साइन इनवर्स का खेल चल रहा था। जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया तो ग्राफ निकल के आया कुछ इस प्रकार का, यू शेप का आया, परफेक्टली यू नहीं था, थोड़ा सा यू शेप का ग्राफ था। आ रही बात समझ में, बोले ठीक है गुरुजी, इस प्रकार का ग्राफ है, आपको तो बस ये लाइन याद रखनी है। बोले ठीक है सर जी, इसमें हमने देखा कि ग्राफ की एक तो थी मिनिमम वैल्यू और एक आई थी ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको ये ग्राफ याद रखना है, तो याद रखना है क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कर पाना हमारे लिए। तो जब ग्राफ को हम लोगों ने प्लॉट किया तो हमने देखा
आपने देखा कि ग्राफ की भाई साहब ग्राफ में जब देखा कि ग्राफ जो था डेविएशन एक जगह पर ही अपनी मिनिमम वैल्यू एक्वायर किया था, इस डेविएशन की मिनिमम वैल्यू कब मिली? बोले सर जब आई बराबर ई मिला। ऐसा हमने देखा जब आई बराबर ई हुआ, ठीक, वो चाहो तो आप मैथमेटिकली यहां से भी कर सकते हो, ये डिवीजन आ गया है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, आई के टर्म इक्वल टू 0 कर दो। अगर आप कर पाए इतने खतरनाक फंक्शन को डिफरेंशिएट, तो हमें बाद में पता चलता है कि सर डेविएशन मिनिमम कब आता है? जब आई बराबर ई हो जाता है। तो ये आपको याद ही रखना है कि मिनिमम डेविएशन हमको कब देखने के लिए मिला? बोले सर जब आई बराबर ई हो गया, तो डेविएशन हमको देखने के लिए मिला मिनिमम, और डेविएशन की वैल्यू हमको मैक्सिमम भी मिली, एक वैल्यू। ऐसा नहीं कि डेविएशन इन्फिनिटी मिल गई हो, नहीं, डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो गई ना, डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू मिली, डेविएशन की एक मिनिमम वैल्यू मिली। जब डेविएशन की जिस जगह पर मैक्सिमम वैल्यू मिली, ध्यान से सुनना, उस पॉइंट को जब हमने प्लॉट करा, इन दोनों पॉइंट को हमने प्लॉट करा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिला। बोले क्या? मैंने कहा यहां पर आई की वैल्यू तो थी आई जी, आई की वैल्यू थी आई जी मतलब समझ गया ना, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ई 90 डिग्री हो गया था, ठीक। इसका मतलब यहां पर आई की वैल्यू तो थी आई जी और ई की वैल्यू थी आपकी 90 डिग्री। उसी प्रकार से यहां पर आई की वैल्यू आपको मिली 90 और ई की वैल्यू मिली आपको आई जी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी आई के लिए जो ई मिला, सपोज इधर से आपने लाइटर को भेजा, सपोज 30 पे भेजा, उधर 70 पे निकली, तो अगर उधर मैं 70 से भेजूंगा तो इधर 30 से निकलेगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है ना, आप समझ रहे हो ना। मैं कहना चाह रहा हूं कि सपोज कोई मैं ऐसा केस हो कि मैंने काम किया, लाइटर को इधर से भेजा 30 पर, 30 पर, ये गुड़ 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 हुई, सपोज ऐसे निकल गई 70 पर, 70 पर निकल गई। तो अगर मैं इधर से 70 पर भेजता, गुड़ 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 गुड़, तो इधर से 30 पर निकल जाती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप यहां पे लेंस लगा दो, वो मिरर लगा दो, परपेंडिकुलर रे अपने बात को ट्रेस कर लेगी। आ रही बात समझ में? ये केस है। तो बेसिकली यहां पर, और उसी प्रकार से अगर मैं इधर 30 से भेजता तो इधर 70 से निकल जाती। ठीक, वही मैथ्स, वही सेम मैथ्स पढ़ती, सेम मैथमेटिक्स वही पढ़ती, फिर से बस R1 R2 इंटरचेंजेबल हो जाते हैं आपके। तो खैर कोई बात नहीं। तो यहां से ये रहा ग्राफ जो आपको याद रखना है। इस ग्राफ की फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैंने कहा क्या प्रॉपर्टीज हैं? मैंने कहा भैया देख, पहली प्रॉपर्टीज तो ये है कि सर ये पैराबोला तो नहीं है। ये पूरा जो मैंने समय दिया है यहाँ पर, ये समय इसीलिए दिया है ताकि आप चीज कैच कर पाओ कि दिस इज नॉट अ पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला की क्वेश्चन मुझे कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। ये पैराबोला तो नहीं है। दूसरा, बोले सर ये ग्राफ सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर कोई सिमेट्रिक बना देता है तो गलत बना रहा है। एक बार जेमिस ने सवाल दे दिया था, उसने बोला था डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ बताओ, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया, एक ऐसे उल्टा बना दिया, और एक अजीब सा बना दिया, और एक में परफेक्टली यू बना दिया। तो हमें फिर परफेक्टली यू टिक करना पड़ा क्योंकि बेस्ट ऑप्शन वही सही था, तो हमें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्लिक करना पड़ता है। ठीक है सर जी। ऑल्दो ये सिमेट्रिक नहीं होता, पैराबोला भी नहीं होता है, ये इन्फिनिटी तक भी नहीं जाता, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। कहां पर मिनिमम वैल्यू होती है? जहां पर आई बराबर क्या होता है? आर होता है। आगे बात समझ में? जल्दी से सारी बातें लिखो, फिर इस पर सवाल करते हैं और अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करते हैं। हो गया? चलो इसमें अब थोड़ा सा रिजल्ट देख लेते हैं, काम की बातें। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ी वो काम की बात एक बार देख लेते हैं, क्या है काम की बात इसमें अब तक जो पढ़ी है। बोले सर सबसे पहले तो डेविएशन का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है सर, उसके बाद डेविएशन मिनिमम कब होगा? जब आई बराबर ई होगा। याद रखना, जब आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ई हो जाएगा, तब डेविएशन मिनिमम होगा। ठीक है, और अगर आई बराबर ई है तो इसका मतलब R1 बराबर R2 हो जाएगा और ये A/2 के बराबर हो जाएगा। बोले सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि याद करो पहला हथियार जो हम लोगों ने यहां रखा था। अगर सोचो अगर आई बराबर ई हो गया, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो देख म्यू, देख साइन थीटा बराबर म्यू साइन R1 और म्यू साइन R2 बराबर साइन थीटा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो R1 R2 दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और R1 R2 दोनों बराबर हो गए तो R1 R2 का सम तो एक के बराबर है, तो इसका मतलब हम यहां से बोल सकते हैं, बोले सर R1 R2 दोनों बराबर हो गए तो उनका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? E/2 के बराबर हो जाएगा। ये कब है? बोले सर ये जब डेविएशन क्या हो मेरे भाई? मिनिमम हो। तो अगर मैं यहां से पूछूं आपसे, मैंने कहा तो ठीक है डेविएशन के मिनिमम की वैल्यू तो बताओ कितनी होगी? तो आप बोलोगे I प्लस E माइनस ए, दैट इज इक्वल टू सर I प्लस E माइनस ए, आई ई की वैल्यू भी आई हो जाएगी माइनस ए, इसका मतलब ये आ जाएगा 2I माइनस ए। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर जी, ओके, कभी जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और अगला केस, बोले डेविएशन मैक्सिमम अगर कोई पूछे तो वो कब होगा? बोले वो तब होगा जब आई बराबर आई जी हो। आई जी मतलब याद है ना, वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल 90 डिग्री हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? तब 90 डिग्री हो जाएगी, खत्म कहानी। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो और ई की वैल्यू आई जी हो जाए और एंगल आई जो है वो आपका 90 हो जाए।
आप ये भी बोल सकते हो, ये बिल्कुल इंटरकन्वर्टेबल है, इसका उधर उसका उधर, ठीक। तो सर इन दैट केस डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब वो होगी i प्लस ई माइनस ए। अगर i की वैल्यू IG के बराबर है, ठीक, तो e की वैल्यू 90 के बराबर होगी माइनस ए। ये है कहानी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो फॉर्मूले और यहां पर आएंगे, उसको मैं अभी यहां पे लिख दूंगा, ठीक है, इस जगह पे लिख दूंगा सारे फॉर्मूले, आपका काम इसी पे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो जब यहां तक लिखा ही है तो बाकी लिख देता हूं, सारा प्रिज्म यही खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ये जगह बच रही है, बाकी हथियार भी मैं ही लिख देता हूं। कौन सा हथियार, बोले सर एक हथियार था हमारा ये वाला, क्या R1 प्लस R2 बराबर ए, और एक हथियार था 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1 एंड म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन ई। ये भी तो था ना भैया, ये भी तो हथियार ही था, ठीक। ये पहला हथियार, दूसरा हथियार, तीसरा हथियार, और ये सब चीजें मैंने यहाँ पे भैया बना के लिख दी है। तो चलो एक काम करते हैं, अभी लिखना मत इस चीज को, अभी मत लिखना, क्योंकि अभी एक दो चीज और बच रही है। बोले सर पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं डेविएशन मिनिमम की। जैसे मैं आपको सिंपल सा सवाल दूं ताकि आपको आइडिया लगे कि सवाल इस पे कैसे करने होते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूं, मतलब भाई साहब म्यू बराबर है √3 और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द मिनिमम डेविएशन, ठीक। क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, फाइंड द मिनिमम डेविएशन, ये लो भाई साहब। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन कैसे सवाल को क्रैक करना है, ध्यान से देखो। सर क्या क्या गिवन है, मैंने कहा एंगल ए है 60 डिग्री, म्यू है √3, बस इतना ही गिवन है। मैंने कहा हाँ, तो सर इस लेंस लो लगाओ कहां पर, फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। सर डेविएशन की वैल्यू कितनी होगी, डेविएशन मिनिमम कितना होगा, i प्लस ई माइनस ए। सर i बराबर तो e होता है, तो i प्लस आई माइनस ए होगा। इसका मतलब जो मिनिमम डेविएशन आने वाला है वो 2i माइनस ए हो जाएगा। ए मुझे दे रखा है, इसका मतलब मेरे को i निकालना है ना। i निकालना, i कैसे निकालूं, बोले भैया पहला हथियार लगा दो, इस लेंस को लगा दो पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1, मतलब साइन आई बराबर म्यू कितना है √3, और सर R1 कितना होगा, मैंने कहा भैया R1 बराबर हो जाएगा a/2, R1 R2 बराबर होंगे a/2 के बराबर होंगे। हो गया काम, जैसे ही आपने चीज क्रैक करी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया भैया। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू दे रखी है 60, तो इसका मतलब 60/2 बराबर ही आ गया 30 डिग्री। चुपचाप मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, साइन 30, तो ये आ गया हाफ, आई बराबर कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये डेविएशन निकल के आ जाएगा 2 गुणे में 60 माइनस 60 बराबर 60, आंसर। ऐसे सवालों को किया जाता है, ठीक है। बस हथियार लगाओ, पहला हथियार लगाओ 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1, और R1 की वैल्यू a/2 पुट कर। क्लियर है, इसको नोट करें और एक सवाल आप मुझे करके दिखाएं अभी। हो गया, चलो अब एक काम करो, ये सवाल करके दिखाओ, बस इतना सही है। फाइंड म्यू निकालो प्रिज्म का इफ डेविएशन मिनिमम इज 60 डिग्री। स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो देखते हैं सोल्यूशन। सर डेविएशन मिनिमम कितना देगा 30, डेविएशन मिनिमम था कितना i प्लस ई माइनस ए, मतलब 2i माइनस ए। डेविएशन मिनिमम की वैल्यू कितनी है 30, 2i माइनस ए की वैल्यू कितनी है 60, ये इधर आ गया, i बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। सर म्यू म्यू निकालना है, इस लेंस को लगा दे पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। साइन आई कितना है 45 डिग्री, म्यू पता लगाना है, साइन R1 कितना होगा a/2 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज हाफ, तो म्यू बराबर निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जरा ग्राफ पे भी कर लेते हैं, जो कि ये रहा, ठीक है, ताकि कभी कभी ग्राफ को रीड करना भी हमको आना चाहिए ना। तो ध्यान से देखो, बोले सर यहाँ ग्राफ को अगर अपन रीड करें, सवाल में उसने पूछा है कि फाइंड द म्यू ऑफ द प्रिज्म, ऐसा ग्राफ दे रखा है उसने और म्यू ऑफ द प्रिज्म पूछा है। तो अगर अपन ध्यान से देखें कि डेविएशन मिनिमम, ग्राफ रीड करते ही हमको पता चल रहा है कि मिनिमम डेविएशन की वैल्यू 30 है, और हमें ये पता चला ये कब होगी, बोले सर ये तब होगी जब i बराबर होता है e, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी भाई साहब 60 दे दी, ठीक। अब उसने पूछ लिया, इसका मतलब हमको लगाना है भैया फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमको लगाना है पहला हथियार, हमको यहाँ से वैल्यूज हमने रीड कर ली। तो अगर अपन इसके बाद चलें तो डेविएशन बराबर क्या होता है i प्लस ई माइनस ए, तो मिनिमम डेविएशन कितना होता है, बोले सर 2i माइनस ए, ठीक है सर जी। ये कितना है, मैंने कहा 30 बराबर 2i, i की वैल्यू कितनी है, बोले i की वैल्यू है 60 माइनस ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। अब जैसे ये बराबर 90 डिग्री आ गया, आप इस लेंस को लगा दो फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन R1। इसका मतलब 1 इंटू साइन आई, आई की वैल्यू कितनी है भाई साहब, आई की वैल्यू है 60 डिग्री बराबर म्यू पूछ रहा है साइन R1, R1 कितना होगा a/2। आप यहां से लिख सकते हो कि R1 की वैल्यू हो जाएगी a/2, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, साइन 45 डिग्री। ये √3/2 है, म्यू बराबर कितना निकल के आ जाएगा √3/2। तो ऐसे आपको ग्राफ के क्वेश्चन आपको शीटों में देखने के लिए मिलेंगे। हमारी बात समझ में, कभी कभी ग्राफ को मैं चाहता हूँ फिर भी एक बार बढ़िया तरीके से आप रीड कर लो कि अगर मैं यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो भी वैल्यू होती है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर हमको मिलता है i बराबर e, ठीक। मान लो उसने कोई पर्टिकुलर सपोज डेविएशन की लाइन खींची, तो याद रखना सपोज यहाँ पर i की वैल्यू है 70 लेट, और e की वैल्यू आ गई 30 लेट, ठीक। तो याद रखना इस जगह पर e की वैल्यू हो जाएगी 70 और i की वैल्यू हो जाएगी 30, सेम रहता है वो, ठीक है। आई पर सपोज आई तुमने यहाँ पे भेजा, आई की वैल्यू 70 थी और ई 30 निकला, तो डिवीजन जो भी आया। अब अगर इधर से मैं सपोज आई की वैल्यू अगर 30 करूंगा तो उधर से 70 से निकलेगी, याद रखना, और डिवीजन दोनों में सेम होगा, ठीक। वही सेम चीज हमको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है, मैक्सिमम वाले केस में भी हमको देखने के लिए मिलती है। बस अंतर इतना हो जाता है कि यहाँ मैक्सिमम वाले केस में अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को खींचता हूँ ऐसे, इस लाइन को खींचता हूँ ऐसे, तो इस जगह पे क्या होता है, बोले सर इस जगह पर क्या होता है, बोले सर पहले तो ये वाली जगह पकड़ लो, इस जगह पर क्या होता था सर, आई बराबर होता था IG और ई बराबर होता था 90। उसी प्रकार से इस जगह पर ई बराबर हो जाएगा 90, सॉरी आई बराबर हो जाएगा 90
इंटर कन्वर्टेबल है, और ई बराबर हो जाएगा आई जी। इस प्रकार से ग्राफ को रीड करते हैं। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो जल्दी से, फटाक से, जल्दी। हाँ, नोट कर लो इसको। ठीक है सर। इसके बाद अब एक और फॉर्मूला मार्केट में घूम रहा है जो मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, फॉर्मूला वो ये है कि सर सपोज ये एंगल ए था। उन्होंने कहा भाई साहब, तो अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, बोले सर अगर अपन बात करें यहाँ पर मिनिमम डेविएशन के लिए, तो आप बोल सकते हो मिनिमम डेविएशन बराबर क्या होगा। उन्होंने कहा 2i माइनस ए होगा। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर ए निकालूं तो मैं, या आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी। बोले सर यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं आई बताओ कितना होगा, तो डेविएशन मिनिमम प्लस ए बटे तो आ जाएगा। ठीक है सर, ए चला गया इधर, दूसरा डिवाइड मार दिया। मैंने कहा ठीक है, तो अगर मैं सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया स्नेल्स लॉ लगाओ, तो आप क्या लिखोगे, 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर वन। और आर वन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर, आर वन की वैल्यू हो जाएगी सर ए बाई टू के बराबर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ध्यान से देखना, यहां से म्यू बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर वन। ठीक है, इस आर वन को इधर लेके चला गया, और अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूं तो ध्यान से देखना क्या निकल के आ रहा है, साइन आई की वैल्यू कितनी है सर, डेविएशन मिनिमम प्लस ए बटा दो बटे साइन आर वन, और साइन आर वन की वैल्यू कितनी है भाई साहब, ए बाई टू। ये है कहानी। दैट मीन्स हम यहां से बोल सकते हैं कि सर म्यू का जो रिजल्ट निकल के आया है वो ये निकल के आया। ये ले। ठीक, ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब अगर ये फॉर्मूला आप याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं याद रख पाओ तो कोई बात नहीं। ठीक सर, इस पे सवाल कैसे आते हैं,